के मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। 3 लोगों ने ये काम किया है, ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने न केवल पूरे शहर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये दिल दहला देने वाला सच जो एक अंधेरे रहस्य की तरह छुपा हुआ था, अब सामने आ चुका है। अगर आप इस दर्दनाक और सस्पेंस से भरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी सांसें ही थम जाएंगी। तो तैयार हो जाइए इस चौंकाने वाले रहस्य को जानने के लिए जो आपको भय और आश्चर्य से भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है रात 8 अगस्त 2024 को कोलकाता शहर में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना घटी कि जिसे सुनते ही हर किसी के दिल की धड़कनें थम गई। 8 अगस्त की रात को कोलकाता शहर के प्रतिष्ठित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा भयावह हादसा घटित हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ये रात विशेष रूप से उस युवा डॉक्टर दीदी की थी जो इस मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS डिग्री पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में MD की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर सबको उम्मीद थी कि वह भविष्य में एक सफल चिकित्सक बनेगी। लेकिन उस रात कॉलेज की बिल्डिंग में उसके साथ ऐसी अमानवीय क्रूरता की गई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बेरहमी से उसके साथ रेप किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना केवल उसकी जिंदगी के सपनों पर एक काले धब्बे की तरह नहीं, बल्कि पूरे कॉलेज और शहर की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस दिल दहला देने वाले अपराध ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया और हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल है, क्या ऐसा डरावना अंधेरा अब भी हमारे बीच है? अब सवाल उठता है कि यह वीभत्स कृत्य किसने अंजाम दिया, इसके पीछे की वजह क्या थी और यह घटनाक्रम इतना सनसनीखेज क्यों बन गया? यह हृदय विदारक घटना सिर्फ एक दुखद अपराध नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ऐसे सवाल उभरते हैं जो न केवल हमें झकझोरते हैं बल्कि हमें एक गंभीर जांच की ओर भी इशारा करते हैं। इस त्रासदी के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए हमें गहराई से जांच करनी होगी कि क्या यह कोई योजनाबद्ध अपराध था या फिर कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम? क्या इस जघन्य अपराध के पीछे कोई संगठित गिरोह था या यह किसी की व्यक्तिगत मानसिकता का परिणाम था? यह घटना केवल कोलकाता या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली बन गई है। एक युवा डॉक्टर की हत्या और बलात्कार ने सभी को हिला दिया है। यह समस्या अब हमें अपनी सुरक्षा, न्याय प्रणाली और समाज की नैतिकता पर गहरे सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है। इस मुद्दे पर खुलकर बात करना आज की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में घटित इस भयावह घटना के बाद जब जांच शुरू की गई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। इस मेडिकल कॉलेज के भीतर काम करने वाले एक कर्मचारी संजय रॉय की पहचान और पृष्ठभूमि की गहन जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि वह एक खतरनाक अपराधी था। संजय रॉय, जो कि कोलकाता में सिविल पुलिस फोर्स मेंटेनेंस के रूप में काम करता था और इसका नाम पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में आया था। जांच के दौरान पता चला कि संजय रॉय पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ न केवल घरेलू हिंसा के मामले दर्ज थे बल्कि वह 2 पत्नियों की हत्या के आरोप में भी शामिल था। इसके अलावा इस मेडिकल कॉलेज के भीतर भी उसके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगे थे। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को नकारते हुए उसे एक महत्वपूर्ण नौकरी दी थी, जो इस बात का संकेत है कि शायद सिस्टम में कुछ गंभीर खामियां हैं। संजय रॉय की पहचान के खुलासे ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। ये जानकर कि अस्पताल का एक कर्मचारी जिसकी पिछली गतिविधियां इतनी खतरनाक थीं, इस संस्था में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में था, कई सवाल उठते हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर या अनजाने में इस खतरनाक व्यक्ति को भर्ती किया? क्या उनकी जांच और सुरक्षा मानक इतने ढीले थे कि एक अपराधी आसानी से उनके सिस्टम में घुस गया? ये घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है और इसका खुलासा कई गंभीर मुद्दों को सामने लाता है। ये न केवल संजय रॉय के अपराधों की कहानी है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य
और सुरक्षा प्रणालियों की कमजोरी को भी उजागर करता है। ऐसे अपराधियों को नौकरी पर रखना और उन्हें सत्ता में स्थान देना सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी को दर्शाता है। इस दर्दनाक घटना ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज और उसके अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये केवल एक भयानक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कुचक्र और प्रबंधन की कई गहरी खामियों का संकेत भी है। जब संजय रॉय के अपराधों और उसके अस्पताल में काम करने की पृष्ठभूमि की जांच की गई, तो यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल और कॉलेज का प्रबंधन गंभीर लापरवाहियों का शिकार रहा है। संजय रॉय, जो पहले ही घरेलू हिंसा, हत्या और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में लिप्त रहा था, को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया था। यह जानना कि अस्पताल के प्रबंधन ने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद उसे नौकरी पर रखा, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रबंधन ने सुरक्षा और पात्रता की जांच में जानबूझकर लापरवाही बरती, या फिर उन्होंने मानवीय जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। इस स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब हम अस्पताल के पिछले रिकॉर्ड और प्रबंधन की कार्यशैली पर ध्यान देते हैं। अस्पताल के इतिहास में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इसकी सुरक्षा प्रथाओं और प्रबंधन के फैसलों की गहन कमियों को उजागर करती हैं। क्या यह सिर्फ संजय रॉय तक ही सीमित था, या इससे पहले भी इसी प्रकार की लापरवाहियां और विफलताएं देखी गई हैं? यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अस्पताल के भीतर महिलाओं और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था थी? क्या प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित की थी, या उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से अन्य मामलों पर केंद्रित थीं? इस घटना की गंभीरता को समझते हुए ये कहना सही होगा कि अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली और उसके पिछले रिकॉर्ड ने इस मुद्दे को इतना भयानक बना दिया। ये केवल संजय रॉय का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रबंधन की नाकामी और सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी को भी दर्शाता है। 8 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो त्रासदी घटी, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और हर खुलासा एक नए सदमे के रूप में उभरता है। इस घटना के बाद जो विवरण सामने आए हैं, वे न केवल दिल दहला देने वाले हैं, बल्कि यह संस्थान की भीतर की गहराइयों को भी उजागर करते हैं। उस रात जब संजय रॉय, एक पूर्व आपराधिक और हाल का सिविल पुलिस फोर्स मेंटेनेंस कर्मचारी, अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ, तब यह घटना एक नई भयावह दिशा ले चुकी थी। संजय रॉय ने रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद और पास के रेड लाइट एरिया सोनागाछी में समय बिताने के बाद अस्पताल लौटकर पॉर्न वीडियो देखा। इसके बाद उसने अपनी दरिंदगी को अंजाम देने के लिए अस्पताल में घुसपैठ की योजना बनाई। इस बीच अस्पताल के सेमिनार रूम में, जहां पहले ही विक्टिम डॉक्टर सोई हुई थी, वह अपने माता पिता और दोस्तों से बात करने के बाद खाना खा चुकी थी और पढ़ाई करते करते सो गई थी। उसे यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उस रात कोई दरिंदा उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिए आ रहा है। संजय रॉय ने रात के 4 बजे उस सेमिनार रूम में घुसपैठ की, जहां विक्टिम अकेली सोई हुई थी। रॉय ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और विक्टिम डॉक्टर के साथ रेप किया, फिर उसे बेरहमी से जान से मार दिया। लगभग 40 मिनट बाद रॉय घटना को अंजाम देने के बाद बाहर आया और आराम से सो गया। सुबह जब डॉक्टर का दोस्त उस सेमिनार रूम में एंटर हुआ, तो सेमिनार रूम का वह मंजर देखकर उसकी चीखें निकल गईं। तो उसकी चीख पुकार ने पूरे स्टाफ को इस मामले की गंभीरता से अवगत कराया। लेकिन इसके बाद शुरू होती है इस मामले को दबाने की कोशिश। अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने पूरी ताकत लगा दी इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करने में। अपनी सुरक्षा के लिए घोष ने इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन उनकी पहचान और प्रभावशाली स्थिति के कारण उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें एक और प्रमुख मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया, जिसे प्रमोशन की तरह देखा गया। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे एक गंभीर अपराध के बावजूद उच्च पदस्थ अधिकारी अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल होते हैं। ये भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या रेप और हत्या के मामलों में दोषियों को बचाने के लिए सिस्टम में ऐसे लापरवाह और निंदनीय कदम उठाए जाते हैं। जैसे जैसे यह मामला और खुलता है, ये एक सख्त समीक्षा की मांग करता है कि कैसे उच्च पदस्थ अधिकारी और संस्थान अपराधों को छुपाने
और उनकी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने में सफल होते हैं। 14 अगस्त 2024 वह तारीख थी जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्टाफ ने इस केस के खिलाफ आवाज उठाई। इस दिन उन्होंने एक विशाल रैली का आयोजन किया जो उनके आक्रोश और न्याय की मांग को स्वर देने का एक प्रयास था। इस रैली ने जैसे ही शहर में गूंज उठी, कोलकाता की गलियों में और उसके बाहर भी इस मामले की चर्चा तेज हो गई। ये रैली पूरी तरह से प्रदर्शनकारी और निडर थी, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों ने अपने हक के लिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। रैली के माध्यम से उठे जनाक्रोश ने यह सुनिश्चित किया कि मामला केवल स्थानीय या क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश में फैल जाए। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से उठाया, जिससे पूरे देश के नागरिकों की नजरों में यह मामला आ गया। प्रदर्शनकारियों ने अपने ट्वीट्स, पोस्ट्स और समाचार मीडिया के माध्यम से इस मामले की गंभीरता को उजागर किया और न्याय की मांग को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। समाज में फैली इस भारी चिंगारी और जन आक्रोश के बीच अंततः इस केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। यह फैसला एक उम्मीद की किरण था, क्योंकि सीबीआई को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये बताया जा रहा था कि अस्पताल का प्रिंसिपल संदीप घोष, संजय रॉय और स्थानीय राजनीतिक दल टीएमसी तृणमूल कांग्रेस आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन लिंक की वजह से यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पा रहा था और जांच को जानबूझकर दबाया जा रहा था। टीएमसी के साथ उनके संबंध ने जांच की स्वतंत्रता को बाधित किया और प्रबंधन ने इस मामले को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस संबंध ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया और यह दर्शाया कि कैसे राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार कानूनी और न्यायिक प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। यह स्थिति ने लोगों की न्याय प्रणाली और राजनीतिक तंत्र पर सवाल उठाया और उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जैसे जैसे कहानी उजागर होती गई, समाज ने यह देखा कि न्याय पाने के लिए संघर्ष कितनी कठिन हो सकती है जब उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और सांठगांठ होती है। इस केस ने यह सुनिश्चित किया कि उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाएं और कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर न हो सके। आखिरकार यह मामले की गहराई और जटिलता को समझने के बाद न्याय की उम्मीद बनी रही कि दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस केस ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना होगा और व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास करना होगा। आज 26 अगस्त को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसने इस जघन्य अपराध की गंभीरता को और भी उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पुलिस की लापरवाही को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नाकामी को भी बेरहमी से आलोचना की है। ये केस देश भर के लोगों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। लोगों की चिंताओं की वजह भी स्पष्ट है, क्योंकि यह कॉलेज और इसका मैनेजमेंट पहले भी विवादों में रहा है। 2001 से लेकर अब तक इस कॉलेज में कई डॉक्टर्स ने आत्महत्या की है, जिससे यह साफ होता है कि यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं हैं। इस कॉलेज की काली दुनिया और रसूखदार लोगों की काली करतूतें अब सामने आ रही हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिसे पैसे छापने का अड्डा बनता जा रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। यह अड्डा न केवल शिक्षा का मंदिर बनने की बजाय बल्कि एक घातक व्यवसाय का केंद्र बन गया है, जहां आत्ममंथन और सुरक्षा के सवालों का जवाब नहीं मिलता। इस पूरे परिदृश्य ने एक राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले लिया है। यहाँ के स्टूडेंट्स और आम नागरिक लगातार परेशान हैं और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। ये मुद्दा केवल एक कॉलेज का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। जब हम अपनी बेटियों को शिक्षा देने की बात करते हैं, तो ये अनिवार्य है कि उन्हें सुरक्षित माहौल भी मिले। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या हम सचमुच अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने में सक्षम हैं? हमारी यही अपील है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कठोर और निष्पक्ष निर्णय ले, ताकि विक्टिम के परिवार को न्याय मिल सके। उनकी बेटी, जो एक डॉक्टर बनने के सपने के साथ संघर्ष कर रही थी, आज उनकी हत्यारे दरिंदों के कारण उनकी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है। यह अत्यंत दुखद है कि हमारी बेटियां, जो देश के उज्जवल भविष्य की आशा हैं,
उन्हें इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि इस देश की बेटियों को न केवल पढ़ाई का अवसर मिले बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी सुनिश्चित किया जाए। हमारी सबसे गहरी आकांक्षा और प्रार्थना है कि कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ जो भी अमानवीय और घिनौनी घटना घटी है उसके लिए उन्हें पूरा इंसाफ मिले। यह आवश्यक है कि उन दरिंदों को कठोर सजा मिले और उनके लिए ऐसे ठोस और सख्त नियम बनाए जाएं जिनसे ऐसे अपराध करने से पहले ही वे डर जाएं। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक गंभीर संकट है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था में ठोस सुधार किया जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों को कठोर दंड मिले और कानून व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी अपराधी ऐसा सोचने से पहले 10 बार सोचे। यह आवाज केवल एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए बल्कि यह देश के हर नागरिक की जुबान पर होनी चाहिए। आज जिन बहनों और बेटियों के साथ यह घृणित कृत्य हुआ है, कल यह आपके परिवार में भी हो सकता है। हमारी बेटियां और बहनें हमारे समाज की बुनियाद हैं और उनके साथ होने वाली हर घटना न केवल उनके लिए बल्कि हम सभी के लिए एक काला धब्बा है। जब तक हम इस समाज को सुरक्षित और सम्मानजनक नहीं बना देते, तब तक हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को लेकर हम अपनी आवाज उठाएं और कानून में आवश्यक बदलाव की मांग करें। यह हमारे समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर महिला और बेटी अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर सके। हमें एक ऐसा बदलाव लाने की जरूरत है जिससे समाज के हर हिस्से में ये संदेश पहुंचे कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंततः ये एक नैतिक दायित्व है कि हम सब मिलकर इस बदलाव की दिशा में काम करें ताकि हमारी बहनें, बेटियां और माताएं एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। हमारे साझा प्रयास ही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। धन्यवाद।